धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी ने जताई खुशी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी ने बताया लोकतंत्र की जीत। दयालपुर चाकूबाजी केस में 3 नाबालिग पकड़े गए। पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, चाकू का मामला सुलझा, 3 अपचारी पकड़े गए। चौबीस घंटे में कैब चालक हत्याकांड का खुलासा। कैब चालक की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट के लिए की गई हत्या, 3 आरोपी दबोचे गए। उस्मानपुर में मोबाइल झपटकर बदमाश फरार। राहगीर से मोबाइल स्नैचिंग, पुलिस जांच में जुटी। उस्मानपुर में झपटमारी से फैली दहशत। बारिश से मिली राहत, जल भराव बनी मुसीबत। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। दिल्ली में बारिश का असर, राहत भी परेशानी भी। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब पिछले 38 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि लगातार जन दबाव के कारण सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 2 पन्नों के इस्तीफे पत्र में कहा कि उन्होंने युवाओं के भविष्य और देश हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। उन्होंने लिखा कि परीक्षा विवाद के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी और वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे का गलत फायदा उठाया जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और पार्टी ने पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताते हुए नए शिक्षा मंत्री से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है। इस मुद्दे पर आइए जानते हैं पूर्व दिल्ली के जनता की क्या राय है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की डिमांड हुई थी फर्जी आंदोलन के थ्रू। फर्जी आंदोलन अब बंद हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, हालांकि होना नहीं चाहिए था। शिक्षा विभाग में मोदी जी ने पहले ही इतने रेवोल्यूशन ला दिए हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। कोर्ट अभी बन जाएगा, जल्दी डिसीजन होंगे। यही तो डिमांड थी इन लोगों की। इन डिमांड पूरी होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। सही तो नहीं था पर बच्चों के हित में दिया गया है। पर जैसे हम तो यहाँ तो इस्तीफा मांग लिया, पर जहाँ लीक हो रहा, पंजाब में भी तो लीक हुआ, तो वहाँ से दिलवा दो। नीट के पेपर लीक हो रहे, रिजल्ट आ नहीं रहे, बच्चे की जो पढ़ाई है वो ख़राब हो रही है। उनको मतलब होना चाहिए था और अच्छा हुआ। और जो यूथ साथ में न्यू यूथ जनरेशन खड़ी हुई है, सारे बच्चे खड़े हुए, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा करा और हुआ। और आज जिस इस्तीफा दिया है, कल दूसरा कोई मंत्री होगा जो गलत काम करेगा तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। चाहिए अगर एकता है, एकता से काम कर रहे, सब तो गलत नहीं होंगे ना। मेन तो यही होता है। बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, जो अगर है तो एक जना नहीं है ना, पूरा मिला है। जीत मान रहे बिल्कुल। लीक हो रहा है, दोबारा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। हमारे में भी है, डॉक्टर बने थे मतलब, लेकिन वो ये ना कि पेपर मेन की मेहनत कर रहा तो वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब दोबारा वो तैयारी करेगा और टाइम वो कहीं और देना, वो पूरा अपने में देना पड़ेगा, वो चीज़ भी है। जो मेहनत थी स्टूडेंट की वो पूरी हो गई है, बहुत बढ़िया हुआ। जो प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन, बहुत बढ़िया हुआ। सब ने, युवाओं ने अपनी मेहनत से लड़ाई करी, वो लड़ाई जो थी उनकी हासिल हुई। बहुत अच्छा हुआ, इस्तीफा हुआ है, मैं बहुत सहमत है। वहाँ पे नीट के विद्यार्थी तो आए ही नहीं, जो नीट परीक्षा जिन बच्चों ने दे दी, क्योंकि जब सरकार ने री नीट की परीक्षा दोबारा करा दी, उसका रिजल्ट भी आ गया। जो बच्चों का पेपर नहीं हुआ तो उन्होंने पेपर दे के उत्तीर्ण हो गए, वो अपनी काउंसलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो विषय जानने का ये है कि वहाँ जो लोग बैठे थे जंतर मंतर पर,
वो किस श्रेणी के विद्यार्थी थे और उनके साथ कौन सी ताकतें ऐसी थीं जिन्होंने देश में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में युवक पर चाकू से हमले के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पुलिस ने कुछ ही समय में उसका खुलासा करते हुए 3 नाबालिग को पकड़ लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 23 जुलाई की रात ब्रिजपुरी के बी ब्लॉक में राहुल नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घायल को उसके दोस्त पहले गुरु तेज बहादुर अस्पताल ले जा चुके थे। जांच में पता चला कि राहुल का 3 नाबालिग लड़कों से पुरानी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते ऐसा अपराध हुआ था। आरोप है कि 2 नाबालिग ने राहुल को पकड़ लिया, जबकि तीसरे ने उसके पेट पर चाकू मार दिया। वारदात के बाद तीनों फरार हो गए थे और तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने तीनों बाल अपचारियों को पकड़ लिया है और पूछताछ में उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात को भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब वारदात में इस्तेमाल की गई चाकू की बरामदगी और मामले की आगे जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 23 तारीख को जो है अटेम्प्ट टू मर्डर होता है और पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस जो है तफ्तीश करती है और उसमें 3 नाबालिग लड़कों को जो है गिरफ्तार करती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो अटेम्प्ट टू मर्डर में जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया और इस पूरे मामले की और बारीकी से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पहले जो जिसको चाकू लगा था उसके साथ विवाद चल रहा था, तो इन तीनों आरोपियों ने यानी कि जो नाबालिग आरोपी हैं उनको किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में तीनों नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे डाल दिया है। मोहित शर्मा, सेशन न्यूज, दिल्ली। शादरा जिले की स्पेशल स्टाफ और कृष्णानगर थाना पुलिस ने कैब चालक विजय कुमार की हत्या के ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी में 2 युवक और 1 नाबालिग शामिल है। जी हां, आपको बता दें, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई को विजय कुमार का शव रोड नंबर 57 स्थित मेट्रो पिलर 90 के पास उनकी वैगनार कार में लहूलुहान हालत में मिला था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यू सीलमपुर से आयान साहित और एक 17 वर्षीय किशोर को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपी ने लूट की इरादे से ऑनलाइन ऐप के जरिए कैब बुक कर चालक पर चाकू से हमला करने की बात कबूल की। पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई चाकू, खून से सने हुए कपड़े और मोबाइल फोन और कार भी बरामद कर ली है। मामले की आगे जांच जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपटने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश जो था वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित उस्मानपुर क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी 2 बदमाश उसके पास पहुंचे और मौका मिलते ही उसके हाथ से फोन झपट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित संभल भी नहीं पाया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो गलियों का फायदा उठाकर भाग निकला। सूचना मिलने पर उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में और कौन कौन शामिल था या कहीं ये किसी की सक्रिय झपटमार गिरोह का करतूत तो नहीं। कॉल वॉल आई किसी की, तो उन्होंने फ़ोन जेब में से बाहर निकाला। वो जैसे बाहर निकाला, पीछे से 2 लड़के स्कूटी पे थे, एक्सिस पे जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो फ़ोन छीन के वो ले गए। हाँ, अभी कंप्लेंट वगैरह कराई है उन्होंने, देखो क्या होता है। फिर 10 साढ़े 10 के बीच में यहाँ से जा रहा था अपने बेटे के साथ, तो 2 लड़के आए और मेरा फ़ोन छीन के भाग गए। ब्लैक कलर की स्कूटी भी थी और 2 लड़के थे वो, और स्कूटी पे नंबर भी नहीं था। तो मेरा फ़ोन आया, जब मैं फ़ोन उठाने हाथ में था मेरे फ़ोन, पीछे से 2 लड़के आए और छीन के चले गए। राजधानी दिल्ली में रविवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि सुबह से ही कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के बीच लोग
पार्क, बाजारों और सड़कों पर मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। हालांकि बारिश के साथ कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आई। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वी दिल्ली की कृष्णनगर स्थित लाल क्वार्टर मार्केट जाने वाली मार्ग पर भारी जल भराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। वहीं पूर्वी दिल्ली के अन्य इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक के लिए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं जल भराव ने नगर निगम की तैयारियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्वी जिले की एंटी ऑर्थो थ्रैप स्क्वाड यानी कि एटीएस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 1600 कार्टन 32 कार्टन शराब जो थी अवैध शराब बरामद की है और तस्करी में इस्तेमाल की गई होंडा सिटी कार बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नोएडा लिंक रोड स्थित शकरपुर बस स्टैंड के पास जाल बिछाकर रात करीब 10:30 बजे संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में 23 कार्टन देशी शराब मिली, जिन पर फॉर सेल इन हरियाणा ओनली लिखा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद 31 वर्षीय निवासी करकरडूमा गांव के रूप में हुई है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क और इसके अन्य सदस्यों की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने 1.16 लाख की ऑनलाइन यूपीआई ठगी के मामले में राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कैलाश सैनी साइबर फ्रॉड नेटवर्क का लेयर 1 बेनिफिशियरी है और इसके बैंक खाते से सबसे पहले ठगी की रकम जो थी इसमें ट्रांसफर की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन, एनसीआरपी, मनी ट्रेल और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की। जांच में पता चला कि आरोपी ने रकम को कई अलग अलग खातों में भेजकर ट्रेल छिपाने की कोशिश की थी। आपको बता दें, पुलिस टीम ने राजस्थान के टोंक और जयपुर से तकनीकी निगरानी व खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 6 घंटे के अभ्यास के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और 2 बैंक पासबुक बरामद की गई है। पुलिस अब डिजिटल और फॉरेंसिक जांच के जरिए पूरे साइबर गिरोह और अन्य आरोपी और ठगी की रकम के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के 136वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन्होंने शहीद सैनिकों और श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कही और कहा कि राष्ट्र के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हर भारतीय को गर्व से भर देता है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर देते हुए स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का उल्लेख किया और कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीकी देश की सुरक्षा क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने युवाओं से नव विचार, विज्ञान, तकनीकी, सेवा भावना और के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और देश के भविष्य के लिए और विकास में योगदान देने की अपील की। आज का उनका मन की बात का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक रहा, जहां उन्होंने कारगिल विजय दिवस को छुआ, जहां उन्होंने कैच द रेन का विषय रखा, जहां उन्होंने ऐतिहासिक महिला क्रिकेट टीम की जीत की बात रखी, जहाँ उन्होंने एक ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र जो हमारे एक लोक गायक बजा रहे थे उसकी बात रखी। वहीं उन्होंने गुरु पूर्णिमा की बात करी, आत्मनिर्भर भारत की बात करी, किस तरीके से देश के 2 युवा एक प्राइवेट लेवल पे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसकी बात करी, विद्यार्थियों की बात करी। ये सब शो करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के जनमानस से जुड़े हुए। पूर्वी दिल्ली के राजा राम कोहली मार्ग पर दिव्यांगजनों के लिए अत्याधुनिक दिव्यांग सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि केंद्र का उद्घाटन
डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने किया और इस केंद्र का उद्देश्य दिव्यांग बच्चे और लोगों को समय पर पहचान कर उपचार और प्रशिक्षण तथा सरकारी योजना का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि यहाँ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और दृष्टिबाधित और वॉक एवं श्रवण संबंधित समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स और थेरेपी और साथ ही विशेष शिक्षा और कौशल विकास जैसी सुविधा मिलने के साथ ही UDID कार्ड बनवाना और रोजगार एवं स्वरोजगार संबंधित मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी और व्हीलचेयर सहित सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि संदीप कपूर ने कहा है कि ये केंद्र दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। देखिए, एक दिव्यांग सेवा केंद्र हमने खोला है और ये सिर्फ दिव्यांगों की सेवा के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिव्यांग इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर पाते, लेकिन समस्याएं बहुत रहती हैं और बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। तो हमने ये केंद्र खोला, इसमें कई तरीके के काम करेंगे। जो गीता कॉलोनी राजाराम कोली मार्ग पर ये केंद्र है और गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन के साथ ही ये लगता है। तो इसमें एक तो हम विकलांगों की, जो दिव्यांगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी को बैसाखी चाहिए, किसी को हेयरिंग एड चाहिए, तो उनकी एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आने वाले समय में हमारा ये है कि किसी को कोई ऑपरेशन करवाना है, किसी को कोई सरकारी तौर पे सहायता लेनी है, उसमें उनकी मदद करेंगे। फिर यहाँ कुछ हम मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यहाँ रख के और डॉक्टरी सुविधा का भी हमारा प्लान है। तो एक ऐसा केंद्र मैं सोचता हूँ कि ईस्ट दिल्ली में अकेला एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जो सिर्फ विकलांगों की समस्याओं को लेके उनके समाधान के लिए काम करेगा। सक्षम करके संस्था के साथ मिलकर इस केंद्र को हम संचालित कर रहे हैं। अभी इसका काम शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस काम को हम बढ़ाएंगे और विकलांगों की सेवा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित कैलाश दीपक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में रविवार को निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि इस कैंप का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना और समय रहते बीमारियों की पहचान सुनिश्चित करना था। इस दौरान बीपी, ब्लड शुगर, वजन और डायबिटीज, EGC और यूरिन टेस्ट और साथ ही फेफड़ों की जांच PFT निःशुल्क की गई और महिलाओं के लिए पैम्प स्टीमर टेस्ट और विशेष सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया और साथ ही फिजिशियन, स्त्री रोग, कैंसर, हड्डी, हृदय और फिजियोथेरेपी और साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भी मरीज को मुफ्त में चेकअप कर तथा जरूरतमंदों को सेकंड ओपिनियन की सुविधा भी प्रदान की। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि आगे की लैब और अन्य जांच पर भी विशेष छूट जारी रहेगी और विशेषज्ञों ने कहा है कि नियमित स्वास्थ्य जांच से गंभीर बीमारियों का समय रहते ही पता लगाया जा सकता है, जिससे उपचार आसान और अधिक प्रभावित हो सकता है। मोस्टली जो खास करके जो लेडीज़ आ रही हैं उनमें जो हमने हेल्थ चेकअप लगाया उसमें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ एक मेमोग्राफी जो 40 की एज के बाद लेडीज़ को हम एनुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। सेकंड, कुछ ब्लड ट्यूमर मार्कर्स हैं जैसे कि सीरम PSA, CA-115.9, ये जो टेस्ट हैं ये प्रोस्टेट हेल्थ या ब्रेस्ट कैंसर के हेल्थ को जल्दी हमें पकड़ में देता है। जैसे PSA हमारी प्रोस्टेट हेल्थ को जल्दी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तो 45 के बाद हम एडवाइस करते हैं, वो हेल्थ चेकअप के पैकेज में ही इंक्लूडेड है। ऐसा कहना तो बिल्कुल थोड़ा सा मिथ है कि कैंसर जो है ओल्ड एज में ही होता है, बट यंग एज में बोन ट्यूमर्स, अगर हम आज जैसे हम जुलाई मंथ की बात करें तो हमारा ये बोन ट्यूमर कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जब डिपार्टमेंट चालू करा है 2 साल पहले, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे मशीन्स, पेट सिटी, रेडिएशन सारे को लेके 2024 में हम लोगों ने जर्नी चालू किया था। उसके बाद से ये देखा गया है कि धीरे धीरे लोगों के प्रति जो जागरूकता है वो भी काफ़ी बढ़ा है। अब काफ़ी लोग जो है कैलाश दीपक हॉस्पिटल आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर
अंदेशा लगाए तो अराउंड हर दिन 10 नए पेशेंट हमारे पास आते हैं सर्जिकल ऑन्को ओपीडी में। बाकी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके पास भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो मुंह के कैंसर से प्रभावित है या गॉल ब्लैडर के कैंसर हो, लंग का कैंसर हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र स्थित यमुना विहार में वर्धमान और आदित्य कॉम्प्लेक्स का करीब 30 वर्ष बाद व्यापक नवीनीकरण किया गया। शनिवार को विधायक अजय महावन ने C2 एवं C3 ब्लॉक स्थित दोनों कॉम्प्लेक्स के पूर्ण विकास और C2 और C ब्लॉक की मुख्य सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। लगभग 74 लाख की लागत में होने वाले इस परियोजना के तहत कॉम्प्लेक्स का नवीनीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार, मुख्य सड़क का निर्माण तथा पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। विधायक अजय महावन ने कहा कि यमुना विहार के व्यापारी क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे और तय सीमा पर पूरे किए जाएंगे। उनका कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और हजारों क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का व्यावसायिक माहौल भी मजबूत होगा। आज हमने 73.5 लाख की लागत से एक पंजाबी रसोई वाली मुख्य सड़क और ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ आदित्य कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ वर्धमान कॉम्प्लेक्स है, पीछे DDA का कॉम्प्लेक्स है और इसमें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक है, इसमें पासपोर्ट ऑफिस है, इसमें भारतीय डाकघर है, बाकी सब दुकानदार भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो कुल मिलाकर के इसका 35 साल से पहले जब ये बनी थी उसके बाद आज तक इसका एक कील बीच में नहीं लगी, कोई काम यहाँ नहीं हुआ और उसकी हालत बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई। तो सारे लोग आए थे और मैंने चुनाव के समय वादा किया था कि इस बार के टेन्योर में इसको करूँगा मैं। तो आज लगभग 43 लाख की लागत से इसके पूरे जीर्णोद्धार का काम का आज मैंने शिलान्यास किया। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।